संवहन धारा सिद्धांत, इसके अंतर्गत बच्चों ये दिया किसने था? ये आर्थर होम्स ने दिया था। आर्थर होम्स नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में सर्वप्रथम बताया था 1928-29 में, या फिर यूँ कहूँ 1930 के दशक में। तो उन्होंने क्या बताया था बच्चों कि महाद्वीप और महासागर ये कैसे बने हैं? सियाल और सीमा से निर्मित है। सीमा के ऊपर सियाल तैर रहा है। यहाँ पर बच्चों सियाल और सीमा, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम और सिलिकॉन और मैग्नीशियम। यहाँ पर सियाल और सीमा क्या है? एक तत्व है जिनसे पृथ्वी की भूपर्पटी का निर्माण हुआ है। और पृथ्वी की भूपर्पटी अर्थात क्रस्ट और उसके नीचे मेंटल पाया जाता है, जैसे कि हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था। तो क्रस्ट और मेंटल जो पाया जाता है उसको आर्थर होम्स ने मेंटल को मेंटल ना कहा करके क्या कहा था? सबस्ट्रक्टम अर्थात अधः स्तर। तो उन्होंने क्या बताया था कि पृथ्वी की जो रचना है उसके ऊपरी हिस्से में क्या था? क्रस्ट और सबस्ट्रक्टम। तो दो प्रकार की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम उसी के बारे में बताएंगे कि 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की थी। उन्होंने बताया था कि इस प्रकार की कोई चीज़ें होगी जो कि संवहन तरंगे प्रवाहित होगी। कहाँ पर? मेंटल भाग में, जिसे उन्होंने मेंटल ना कहा करके क्या कहा था? अधः स्तर या सबस्ट्रक्टम। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया था। ये धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता में मेंटल भाग में उत्पन्न होती है। होम्स ने तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है। उन्होंने बताया था कि इस प्रकार की जो धाराएं हैं वो पूरे मेंटल भाग में इस्तेमाल होती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन धाराओं की उत्पत्ति हुई। बच्चों यहाँ इस प्रकार से देखो, यह मेंटल भाग है, ये क्रस्ट भाग है पृथ्वी का। बिल्कुल ये उसी प्रकार से है बच्चों जैसे कोई सेब होता है, एप्पल का जो ऊपर का छिलका होता है वो कितना पतला होता है पूरी एप्पल का। उसी तरीके से जो पृथ्वी का क्रस्ट है, उसी तरीके से पृथ्वी का जो क्रस्ट है वो बिल्कुल छिलके के बराबर है। ठीक है, बिल्कुल छिलके के बराबर है, काफ़ी पतला है। और जो अंदर का गूदा होता है एप्पल का वो क्या होता है? उसी तरीके से हमारी पृथ्वी में मेंटल की स्थिति है। ठीक है बच्चों, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। तो क्रस्ट जो ऊपरी परत है, ऊपरी हिस्सा है पृथ्वी का वो, और अंदर क्या है? मेंटल है। तो मेंटल से जब लावा, गर्म पदार्थ लावा जब निकलता है तो उसमें इस प्रकार की चीज़ें होती है। ठीक है, और यहाँ निकलने के बाद वो वापस जा करके आगे जा करके चला जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से संवहन धाराओं का प्रवाह होता है। यह उन प्रवाह बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास था जिनके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत था उसको उन वैज्ञानिकों ने नकार दिया था बच्चों, लेकिन जब ये संवहन धारा सिद्धांत आया उसने दोबारा से उसको प्रतिस्थापित किया और ये बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से महाद्वीपों में विस्थापन हो रहा है, और उनका कारण भी उसने बताया। उनका कारण क्या बताया? संवहन धारा सिद्धांत। और इसी के आधार पर ही महाद्वीपों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन देखा गया है, जो कि हम आगे यहाँ पर पढ़ेंगे। इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दो मंडलों में विभक्त किया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? पृथ्वी की आंतरिक संरचना थी उसको दो मंडलों में विभक्त किया, और पहले का नाम रखा क्रस्ट और दूसरे का नाम रखा इन्होंने अधः स्तर सबस्ट्रक्टम। ठीक है, ऊपरी मंडल को क्रस्ट कहा और निचले जो मंडल है उसको अधः स्तर कहा। ठीक है बच्चों, यहां पर दोबारा देख लेना है कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटा। एक तो था अधः स्तर और ऊपरी भाग को उन्होंने कहा क्रस्ट। ठीक है बच्चों, और ये इनकी पूरी पृथ्वी आई। इस तरीके से ये क्रस्ट हो गया, ये अधः स्तर हो गया। अधः स्तर में से संवहनीय धाराओं को निकलना। ठीक है बच्चों,
अधः स्तर में से संवहनीय धाराएं निकली। और वो किस प्रकार से निकली? क्रस्ट की रचना सियाल तथा अधः स्तर की रचना सीमा से हुई। जो क्रस्ट था उसकी रचना सियाल, सियाल और सीमा, जो क्रस्ट की रचना सियाल से और अधः स्तर की रचना सीमा से हुई। और इस प्रकार से सियाल सीमा पर तैर रहा है। उन्होंने क्या कहा? सियाल सीमा पर तैर रहा है। और सियाल क्या था? जो कि क्रस्ट था। और बच्चों ये जो सियाल है या क्रस्ट है, उन्होंने बताया कि महासागरों में सियाल नहीं पाया जाता। ठीक है, ये ध्यान करने वाली बात है। महासागरों का जो क्षेत्र है वहाँ पर सियाल नहीं पाया जाता और महाद्वीपों में दोनों स्तर ही पाए जाते हैं। महाद्वीपों में सियाल भी पाया जाता है और सीमा भी पाया जाता है, जबकि महासागरों में सीमा ही प्राप्त होता है, सियाल प्राप्त नहीं होता। अब आपके मन में ये आ रहा होगा बच्चों कि आखिर ये सियाल या सीमा क्या चीज़ है। तो बच्चों मैंने पहले भी बताया था और छोटी क्लासेस में भी हमारे दिया हुआ है कि सियाल सिलिकॉन और एल्यूमिनियम दोनों का शुरुआती अक्षरों को लेकर के यहाँ पर शब्द का नाम दिया गया सियाल। और उसी प्रकार से सिलिकॉन और मैग्नीशियम दोनों शब्दों का नाम लेकर के क्या नाम दिया गया? सीमा। और हमने यह बताया कि पृथ्वी का ऊपरी जो स्तर है, जो भूपर्पटी है, जो क्रस्ट है, उसका ऊपरी जो स्तर है वो किससे बना हुआ है? सियाल से बना हुआ है। ठीक है, और उसके नीचे क्या है? सीमा है। ठीक है, यहाँ पर सीमा है और सियाल सीमा पर तैर रहा है। ठीक है, सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है और सियाल क्रस्ट की जो रचना है वो सियाल से हुई है और अधः स्तर की जो रचना है वो सीमा से हुई है, ऐसा आर्थर होम्स महोदय ने बताया था। ठीक है बच्चों, सियाल महासागरों के नीचे नहीं पाए जाती। महासागरों में जो होता है वहाँ पर सियाल नहीं पाई जाती, केवल सीमा ही मिलती है। ये बात उन्होंने बताई थी। संवहनीय तरंगों की उत्पत्ति चट्टानों में स्थित रेडियो सक्रिय पदार्थों पर आधारित होती है। अब यहाँ पर बच्चों देखने वाली बात है कि जो संवहनीय तरंग होगी वो कहाँ होगी? आंतरिक चट्टानों में होगी, मेंटल या फिर अधः स्तर के क्षेत्र में होगी, जिसे बाद में जाकर के मेंटल का नाम दिया गया था। लेकिन आर्थर होम्स ने इसे अधः स्तर का नाम दिया था और बाद में चल करके इसी को मेंटल का नाम दे दिया गया था। तो अधः स्तर के क्षेत्र में ही रेडियो सक्रिय पदार्थों के कारण संवहन की प्रक्रिया होगी। अब बच्चों आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि आखिर संवहन होता क्या है। छोटी क्लासेस में हालांकि हमने पढ़ा है, लेकिन उसके बाद में मैं बता दूं, संवहन बच्चों, संवहन वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ऊर्जा और पदार्थ दोनों का ट्रांसफर होता है। यहाँ पर ऊर्जा और पदार्थ दोनों एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संवहन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये उसी प्रकार से है जैसे कि भाप के अंदर क्या होता है? ऊर्जा भी होती है और क्या होता है बच्चों? जल भी होता है। तो पदार्थ और ऊर्जा दोनों का स्थानांतरण होता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संवहन प्रक्रिया कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ हमारी जो संवहन प्रक्रिया होगी, इसके अंतर भी जो पदार्थ है अर्थात जो लावा है उसका भी संचलन होगा और ऊर्जा का तो होगा ही होगा। तो दोनों प्रकार की चीज़ों का संचलन होगा, उसे संवहन प्रक्रिया हम कहेंगे। ठीक है, यद्यपि पृथ्वी के ऊपरी भाग में रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक पाए जाते हैं, परंतु तापमान अधिक नहीं हो पाता। बच्चों यह पृथ्वी में, इस पृथ्वी में ऊपरी जो भाग है, ऊपरी जो हिस्सा है बच्चों, जिसे हमने क्रस्ट का नाम दिया, और इसके ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ भी रेडियो सक्रिय तत्व पाए जाते हैं। यहाँ भी बच्चों रेडियो सक्रिय तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इस आंतरिक हिस्से में यहाँ पर भी रेडियो सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ ये ऊर्जा का उत्पादन नहीं करते, यहाँ तापमान अधिक नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ अधिक तापमान पाया जाता है, क्यों? और यहाँ तापमान कम पाया जाता है,
क्यों? इसका कारण क्या है बच्चों? इसका कारण है कि यहाँ का जो तापमान उत्पन्न होता है वो परिचालन से और विकिरण से बाहर निकल जाता है। ये उसी प्रकार से है जैसे हमने एक खुला पात्र, ठीक है, चूल्हे पर या फिर गैस पर गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को, दूध को गर्म कर रहे हैं, तो खुले पात्र में कर रहे हैं और एक ढक्कर के या कुकर के अंदर कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? तो कुकर वाला जल्दी गर्म हो जाएगा, जो ढक्कर के रख रहे हैं वो जल्दी गर्म हो जाएगा, बजाय के जो खुला पात्र है। इसका कारण क्या है बच्चों? जो खुला पात्र है उसमें से ऊर्जा बाहर निकलती जाती है परिचालन के द्वारा और विकिरण के द्वारा, वो बाहर जल्दी से निकलती जाती है। लेकिन जो अंदर है, जो पृथ्वी के अंदर स्थित है, उनका ताप बाहर नहीं निकल पाता। इस कारण से यह अधिक तापमान यहाँ पर पाया जाता है बजाय के ऊपरी स्तरों में। पृथ्वी के जो ऊपरी स्तर है वहाँ भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है और अंदर भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है, जबकि बच्चों बाहर ज़्यादा रेडियो सक्रिय पदार्थ है, यहाँ ज़्यादा तापमान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अंदर, पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक भागों में कम रेडियो सक्रिय पदार्थ होने के बावजूद भी तापमान अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ का जो तापमान है ऊपरी हिस्से का वो निकल जाता है और अंदर का जो तापमान है वो नहीं निकल पाता, वो वहीं पर रहता है। इस वजह से यहाँ का तापमान अधिक होता है। तो ठीक है बच्चों, रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक पाए जाते हैं परंतु तापमान अधिक नहीं होता, क्योंकि ऊपरी सतह से परिचालन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा का लगातार क्षय होता रहता है, लगातार ऊष्मा बाहर निकलती जाती है। इसके विपरीत अधे स्तर में रेडियो सक्रिय पदार्थ कम होते हैं परंतु उनमें उत्पन्न ताप का संचय होता रहता है, जिस कारण तापमान अधिक हो जाता है और परिणाम स्वरूप पृथ्वी के गर्भ में संवहन तरंगे उत्पन्न होकर ऊपर की ओर उठने लगती है। जो अंदर का जो तापमान है वो अधिक होने के कारण वहां संवहन तरंगे ऊपर उठने लगती है। तो संवहन तरंगे क्या हुई? जो अत्यधिक तापमान हुआ पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में बच्चों, अधिक जो तापमान हुआ, किस कारण से हुआ? रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है उनके कारण से। रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है, रेडियो सक्रिय जो पदार्थ है, उनके कारण से अधिक तापमान हुआ और अधिक तापमान होने के कारण संवहन की प्रक्रिया हुई। संवहन की प्रक्रिया में क्या होगा? ऊर्जा का भी स्थानांतरण होगा और पदार्थ का भी स्थानांतरण होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये देखने वाली बात है। पृथ्वी की पपड़ी के नीचे पहुंचने पर इनकी दो स्थितियां होती है। पृथ्वी की पपड़ी अर्थात बिल्कुल धरातल है, उसके नीचे पहुंचने पर, यहाँ यदि हम यहाँ पर रहते हैं तो इसके यहाँ नीचे पहुंचने पर इसकी दो स्थिति हो सकती है बच्चों। वो कैसे हो सकती है? देखो बच्चों, यहाँ से संवहन तरंगे ऊपर उठी, यहाँ से संवहन तरंगे ऊपर उठी, ऊपर उठ करके पृथ्वी के इस सतह से टकरा करके, ऊपर उठ करके पृथ्वी की सतह से टकरा करके विपरीत दिशाओं में चली जाती है। यहाँ टकरा करके ये इधर की साइड चली गई और ये इधर की साइड चली गई। अंदर से जो संवहन तरंगे उठी, संवहन तरंगों में क्या होगा? ऊर्जा और पदार्थ, जो जिसे हम लावा कहते हैं, ठीक है, ऊर्जा और पदार्थ ऊपर उठा और ऊपर उठने के पश्चात यहाँ सतह से टकरा करके दोनों विपरीत दिशाओं में चला जाता है। ठीक है, यहाँ जाने के बाद आगे जा करके ये वापस नीचे गिर जाता है और इसी प्रकार से यह भी वापस नीचे आंतरिक हिस्से में गिर जाता है और इस प्रकार से एक साइकिल चल जाता है बच्चों। ठीक है, एक चक्र की रचना हो जाती है और चक्र की रचना होने के बाद ये इस प्रकार से वापस यहाँ आ जाते हैं और वापस यहाँ पर उठने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से एक साइकिल चलने लग जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक साइकिल चलता है और इसी प्रकार से पूरी पृथ्वी पर विभिन्न साइकिल या चक्रों का निर्माण होता है। और ये जो यहाँ पर तरंगे उठती है इसे क्या कहते हैं? संवहन धारा। ठीक है, संवहन तरंगे कहते हैं, जो कि ऊपर उठती है, विपरीत दिशा में जाती है, आगे जा करके ठंडी होकर के वापस आ जाती है, वापस आकर के नीचे गर्म स्थलों पर आ जाती है और फिर एक चक्र का रूप धारण करती है। और इसी प्रकार से यहाँ भी चक्र है, पूरी पृथ्वी पर चक्र, इस तरीके के साइकिल चलते रहते हैं। ठीक है, ये बात हमें समझ में आई कि संवहन तरंग क्या है। जिस स्थान पर दो संवहन तरंगे अलग होकर एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, वहां पर फैलाव, अपसरण होने से तनाव की शक्ति पैदा हो जाती है। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जब हमने देखा कि
तरंगे ऊपर उठी और विपरीत दिशा में प्रवाह हुई तो वहां पर तनाव की स्थिति आ जाती है। तनाव की स्थिति का मतलब है वो विपरीत दिशा में होने के कारण एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस स्थान पर तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण स्थल भाग दो खंडों में विभक्त होकर विपरीत दिशाओं में हट जाता है। और यहाँ जैसे ही इस तरीके की चीजें, इस तरीके से बल लगेगा, बच्चों यहाँ पर देखने वाली बात है, दोबारा से देख लो कि नीचे से तरंगे ऊपर उठी, पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में से संवहनीय तरंगे ऊपर उठी, पृथ्वी के धरातल के समीप टकरा करके विपरीत दिशा में गई तो यहाँ पर एक बल लगेगा, तनाव उत्पन्न होगा, जिस कारण से ये जो हिस्सा है, ये जो स्थल खंड है, ये विपरीत दिशाओं में बल महसूस करेंगे तनाव के कारण। और ये तनाव क्यों हुआ? संवहन तरंगों के कारण, जिस कारण स्थल भाग दो खंडों में विभक्त होकर विपरीत दिशाओं में हट जाते हैं तथा बीच वाले खुले भाग में सागर का निर्माण हो जाता है। इस तरह महाद्वीपों में प्रवाह होता है। और यहाँ पर जब स्थल भाग दूर हट जाएंगे तो फिर क्या होगा? यहाँ पर नीचा हो जाएगा तो वहाँ पर सागर का निर्माण हो जाएगा, जल वहाँ पर आ जाएगा। जहाँ पर बच्चों खड्डा होगा, नीचा होगा, वहाँ पर जल चला जाएगा और जल जाने से वहाँ पर सागर का निर्माण होगा। ठीक है। और स्थल खंड, जो स्थल भाग थे, जो महाद्वीप थे, वो विपरीत दिशाओं में गति करने लगेंगे। और यही कारण था बच्चों, जब महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हमने बताया था कि एक ऐसे बल काम करते हैं। हालांकि उस समय वेगनर महोदय ने जो बल बताए थे वो तात्कालिक समय में उनसे खुद भी संतुष्ट नहीं थे, और इसके लिए जैसे मैंने बताया था पिछली क्लास में, उन्होंने विश्व जगत को खत लिखा कि मैं किस महान वैज्ञानिक भूगर्भिक जो विश्लेषण की ओर अग्रसर हूँ, इसलिए बच्चों विज्ञान के दूसरे जो क्षेत्र है उनको भी सहायता करनी चाहिए। और उसी क्रम में 1928 में आर्थर होम्स महोदय ने इस प्रकार का सिद्धांत दिया और यह सिद्धांत वेगनर ने मान लिया था। और उन्होंने बताया था कि हाँ, इसी सिद्धांत के कारण ही महाद्वीपों में विस्थापन होता है, महाद्वीपों में प्रवाह होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो गति करते हैं। लेकिन यह सिद्धांत आया था 1928 में, तब जाकर के उन्होंने इस सिद्धांत को मान्यता प्रदान की थी। किसने दी थी? वेगनर महोदय ने। ठीक है। तो वेगनर महोदय ने बाद में ये माना कि महाद्वीपों में जो विस्थापन हुआ वो इसी कारण से हुआ, और यह एक प्रमुख कारण साबित हुआ। ठीक है बच्चों, इस तरीके से महाद्वीपों में प्रवाह होता है। जिस स्थान पर दो केंद्रों से ऊपर उठने वाली संवहनीय तरंगे पृथ्वी की पपड़ी के नीचे पहुंचकर मुड़कर क्षैतिज दिशा में प्रवाहित होती है, ये मैंने बताया इस तरीके से। यहाँ पर ये पृथ्वी की पपड़ी है और ये यहाँ नीचे गिर जाती है। तो पहली स्थिति तो यहाँ पर थी, ठीक है, एक दूसरे से मिलती है, वहाँ अभिसरण के कारण दबाव की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप धरातल में अवतलन होने से भूसन्नति का निर्माण होता है। इस तरह संवहनीय तरंगों को दो वर्गों में रखा जा सकता है, उठते स्तंभ की तरंगे और गिरते स्तंभ की तरंगे। ये उठते स्तंभ की तरंगे हुई और ये गिरते स्तंभ की तरंगे हुई। यहाँ से उठ करके जो स्थल भाग था वहां से टकरा करके विपरीत दिशाओं में चली गई और आगे जाकर के ठंडी होने के कारण वापस नीचे गिर गई। तो उठते स्तंभ की तरंगे और गिरते स्तंभ की तरंगे। यहाँ पर बच्चों हम इस चित्र में भी आराम से देख सकते हैं, अच्छे से दिखाई दे सकता है कि किस प्रकार से यहाँ तरंगों का उत्थान हुआ। तरंगों का उत्थान होने के पश्चात एक साइड गई, फिर ये वापस नीचे आ गई। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ऊपर उठी, ऊपर उठने के पश्चात ये इधर गई, इधर जाने के बाद ठंडी होने के बाद वापस नीचे गिर गई। इसी प्रकार से यदि हम इसके अगले हिस्से में देखें बच्चों, तो इसके साथ में एक और तरंगे जाएगी और टकरा करके वापस दूसरे साइड में आकर के यहाँ नीचे गिर जाएगी। इस तरीके से ये पूरा चक्र चलता रहता है। और इस चक्र, यहाँ पर ये चक्र चला, इसकी दिशा ये वाली हुई, यहाँ पर ये चक्र चला, इसकी दिशा ये वाली हुई, यहाँ पर ये वाला चक्र चला, इसकी दिशा ये वाली हुई। ठीक है। तो विभिन्न चक्रों का निर्माण होता है और विभिन्न चक्रों के निर्माण होने के कारण एक स्थान, मैंने पहली जो कंडीशन थी उसमें बताया था कि जहां तरंगे ऊपर उठी, यहां पर तरंगे ऊपर उठी और ऊपर उठने के कारण बल लगा और बल लगने के कारण महाद्वीप थे या जो स्थल खंड थे वो विपरीत दिशाओं में गतिमान हुए।
ठीक है, गति लगने के कारण, तनाव उत्पन्न होने के कारण विपरीत दिशाओं में गतिमान हुए। दोबारा देख लेना है बच्चों, यहां पर तरंगे ऊपर उठी, ऊपर उठने के कारण वो विपरीत दिशाओं में गई, विपरीत दिशाओं में जाने के बाद वो ठंडी होकर के वापस नीचे गिर गई, वापस नीचे गिर गई। इसी प्रकार से दूसरी तरंगे भी गिर गई, ये यहां से ऊपर उठी। इस तरीके से विभिन्न चक्रों का निर्माण हुआ। जहां ऊपर उठती है पहली कंडीशन वहां आती है, ये यहां पर क्रस्ट का भाग हो गया। जहां ऊपर उठी वहां विपरीत दिशाओं में तनाव उत्पन्न हुआ। विपरीत दिशाओं में तनाव उत्पन्न होने के कारण बच्चों यहां महाद्वीपीय भागों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह हुआ, स्थानांतरण हुआ। जबकि दूसरे जगह पर जहां दोनों मिलकर के नीचे डाउन जा रही है, नीचे जा रही है, यहाँ उठते हुए स्तंभ है, जबकि दूसरे स्थान पर जहां नीचे जा रही है, ठीक है बच्चों, उन स्थानों में क्या होगा, उन स्थानों में दबाव पड़ेगा और दबाव पड़ने के कारण वहां पर भूसन्नतियों का निर्माण होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, धरातल में अवतलन होने से भूसन्नतियों का निर्माण होना, वहाँ पर दबाव पड़ेगा, अवतलन होगा और अवतलन होने के कारण वहाँ भूसन्नतियों का निर्माण होगा और उन भूसन्नतियों से क्या होगा, पर्वतों का निर्माण होगा, ऐसा उन्होंने बताया था। ठीक है, तो आर्थर होम्स जो महोदय थे बच्चों, उन्होंने मुख्यतः पर्वत निर्माण के बारे में बताया था कि पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, और पर्वत निर्माण की प्रावस्था में ही उन्होंने बताया कि भूसन्नति का निर्माण हुआ। और भूसन्नतियों के निर्माण का कारण क्या था, संवहन धारा। ठीक है, जो संवहन धारा थी उसके द्वारा ही भूसन्नतियों का निर्माण हुआ और उसी से पर्वतों का निर्माण हुआ, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर महाद्वीपों तथा महासागर दोनों के नीचे संवहन तरंगों की उत्पत्ति होती है, दोनों के नीचे होती है। लेकिन बच्चों ध्यान करने वाली बात है कि महाद्वीपों में ज़्यादा होती है, क्योंकि महासागरों में तो सियाल होती ही नहीं है, परंतु महाद्वीपों के नीचे उठने वाली संवहनीय तरंगे अधिक वेगवती होती है, क्योंकि महाद्वीपीय चट्टानों में रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक मिलते हैं। तो महाद्वीपों के जो नीचे रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक मिलते हैं, जबकि महासागरों में इनकी कमी होती है। इस वजह से संवहन तरंगों का महाद्वीपों के नीचे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमने इस प्रकार की कंडीशन देखी। इस चित्र के द्वारा भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर उठी, यहाँ पर ये संवहनीय तरंगे ऊपर उठी और ऊपर उठने के पश्चात ये यहाँ पर एक इधर चली गई और एक इधर चली गई। इधर जाने के बाद ये वापस ठंडी होकर के नीचे चली गई और इधर जाने के बाद ये वापस ठंडी होकर के नीचे आ गई। और इस तरीके से चक्र चलते रहते हैं, पृथ्वी के नीचे अधः स्तर में चक्र चलते रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने यहाँ पर देखा। जिस तरीके से यहाँ पर कोल्ड हॉट अर्थात गरम ठंडा, जब गरम होता है तो ऊपर उठता है, ऊपर उठ करके फिर सतह से टकरा करके विपरीत दिशाओं में गमन करके जब ठंडा हो जाता है तो नीचे वापस आ जाता है और फिर वापस वो ऊपर उठने का प्रयास करता है गर्म होकर के। और इस तरीके से ये चक्र लगातार रूप से चलते रहते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी संवहन धारा सिद्धांत में। इसके पश्चात बच्चों हम देखेंगे दूसरा आज सागर अधः स्थल का विस्तार। सागर जो अधः स्थल है उसका विस्तार है। इसका संबंध भी बच्चों संवहन धारा से सीधा जुड़ा हुआ है। सागर अधः स्थल का संबंध भी संवहन धारा से जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों कि सागर के मध्य जो महासागर है उनके मध्य जो कटक बने हुए हैं, ठीक है, जो रिज बने हुए हैं, वहां से लगातार रूप से मैग्मा या लावा नीचे से आता रहता है और लगातार रूप से आते रहने के कारण नया लावा बनता रहता है और पुराना पीछे हटता जाता है, पुराना पीछे हटता जाता है और नया बनता जाता है। ठीक है, मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफ चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हैरी हेस महोदय ने 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे सागरीय अधः स्थल विस्तार या सागर नीतल प्रसरण दोनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सागर अधः स्थल विस्तार या सागर नीतल प्रसरण। हेस ने तर्क अनुसार
सागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय परपट्टी में विभेदन हुआ और नया लावा इस दरार को भरकर महासागरीय परपट्टी को दोनों तरफ धकेल रहा है। इस प्रकार महासागरीय हृदय स्थल का विस्तार हो रहा है। महासागरों का जो तल है बच्चों, महासागरों का तलों का विस्तार हो रहा है, उनका विस्तार हो रहा है, लेकिन उनका विस्तार एक तरफ तो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो जो तल है वो निक्षेपण भी हो रहा है। उसे किस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ मध्य महासागरों के मध्य में जो कटक स्थित है, ठीक है बच्चों, जो कटक किसे कहते हैं, महासागरों में जो पहाड़ी नुमा, छोटी छोटी पहाड़ी नुमा जो स्थलाकृति है जो कि मध्य स्तर में पाई जाती है बच्चों, उसे कहते हैं कटक। ठीक है, तो मध्य महासागरीय जो कटक है वहां पर यह स्थिति देखी जाती है कि लगातार दोनों तरफ दोनों ओर समान समय की चट्टानें पाई जाती है। यह एक्स समय की चट्टानें हैं तो यह भी एक्स समय की चट्टानें होगी। यदि इसके बाद देखें तो ये वाई समय की चट्टानें हैं तो इसके बाद ये भी वाई समय की चट्टानें होगी। तो अर्थात दोनों तरफ समान रूप से, यदि ये हमने माना कि ये कटक है, ये महासागरों का कटक है, तो इसके दोनों ओर बच्चों, इसके दोनों ओर जो चट्टानें होगी वो समान रूप से वितरित होगी, समान रूप से पाई जाएगी। और इसके बाद की जो चट्टानें हैं वो इस समय की चट्टानें होगी। माना कि ये जेड समय की चट्टानें हैं तो यह भी जेड समय की चट्टानें होगी। अर्थात कटक के दोनों तरफ बच्चों समान कालखंडों की चट्टानें पाई जाती है। साथ ही साथ यह भी देखा गया कि जो ज्वालामुखी उद्भेदन होता है यहाँ पर इन कटकों के द्वारा धीरे धीरे ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है, अर्थात अंदर से लावा निकलता है, यहाँ से अंदर से लावा निकलता है और यहाँ से निकल करके धीरे से निकलता रहता है और ये पीछे वाले जो चट्टानें हैं उनको आगे की ओर धकेलता रहता है और नए क्षेत्रों का निर्माण, नए स्तर का निर्माण यहाँ पर लगातार रूप से हो रहा है। महासागरीय परपट्टी का अपेक्षाकृत नवीनतम होना और इसके साथ ही एक महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर के न सिकुड़ने पर हेस ने महासागरीय परपट्टी के क्षेपण की बात कही। साथ ही बच्चों हेरी हेस ने क्या बताया कि उनका नवीनतम होना, जो कटक है, ये जो कटक है बच्चों, महासागरीय जो कटक है, इसकी परपट्टी का नवीनतम होना और यदि नई परपट्टी बन रही है, नया हम निर्माण कर रहे हैं, तो दूसरी ओर महासागरों का सिकुड़न नहीं होना। यदि मैं इस तरीके से बात करूं कि एक का विस्तार हो रहा है तो दूसरा का सिकुड़न होगा ही होगा महासागरों में। यदि महासागर स्थिर है, महासागरों का क्षेत्रफल स्थिर है, तो उन्होंने इस बात का अंदाजा लगाया कि कहीं ना कहीं कोई समस्या है, अर्थात नया महासागरों के नीतल में प्रसरण हो रहा है। हेस के अनुसार यदि ज्वालामुखी परपट्टी से नई परपट्टी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी होता है। एक तरफ यहाँ यदि निर्माण हो रहा है, नई परपट्टी का निर्माण हो रहा है, तो दूसरी ओर कहीं उसका जो दूसरा सिरा है वहाँ पर उसका विनाश भी हो रहा है। इसका मतलब है बच्चों कि महासागरीय जो प्लेट है, महासागर की जो प्लेट है, आगे जाकर के हम देखेंगे प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में, वो लगभग स्थिर है। एक तरफ का सिरा काटा जा रहा है, कट रहा है या घट रहा है, कम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ का सिरे का निर्माण हो रहा है। अल्टीमेटली जो कंप्लीट प्लेट है वो जैसी थी वो वैसी ही है। नई एक तरफ नया निर्माण हो रहा है, दूसरी तरफ वो घट रही है, ठीक है, उसका क्षेपण हो रहा है। चट्टानों के पूरा चुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्र ने विशेष रूप से निम्न तथ्यों का उजागर किया। बच्चों यहाँ जो चट्टानों का चुंबकीय आधार पर हमने अध्ययन किया, ठीक है, उनके सागरीय नितल का मानचित्र बनाया, तो हमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इसी के आधार पर हेरी हेस महोदय ने अपना सिद्धांत दिया था। सागर नितल जो प्रसरण है वो सिद्धांत हेरी हेस महोदय ने इन्हीं तथ्यों के आधार पर दिया था। वो तथ्य कौन कौन से हैं? पहला है बच्चों, यह देखा गया कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य किया है। जो मध्य महासागरीय कटक है
बच्चों यहाँ पर देखने वाली बात है, मध्य महासागरीय जो कटक है वहाँ लगातार ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है और वहाँ से लावा लगातार रूप से निकलता रहता है और ये उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकालते हैं। बहुत तेज गति से, या जैसे ज्वालामुखी महाद्वीपों में पाए जाते हैं बहुत तेज विस्फोट के साथ में या तेज गति के साथ में, उस तरीके के नहीं बल्कि धीमे मध्यम तरीके से, बहुत धीमे तरीके से धीरे धीरे निकलते रहते हैं लावा यहाँ से। ठीक है, इन महासागरीय कटकों में से धीरे धीरे लावा निकलते रहते हैं। तो पहली चीज इन्होंने यह देखी। दूसरी चीज उन्होंने क्या देखी कि महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाए जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। यहाँ पर यह भी देखा कि इन कटकों के दोनों ओर, बच्चों इन कटकों के, जैसे कि ये कटक है, माना कि ये कटक है, इस कटक के दोनों ओर यहाँ पर और यहाँ पर समान रूप की समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुण सभी में समानता पाई जाएगी। अर्थात दोनों का कालखंड, दोनों की उत्पत्ति क्या होगी, समान होगी। उसी प्रकार से इसके आगे यदि हमने इसको x का नाम दिया, इसके बाद का हम देखेंगे तो यहाँ पर y और इसके बाद यहाँ पर y, इसके बाद की बात करें तो यहाँ पर z और यहाँ पर z। समान कालखंड, समान संरचना, समान संगठन, समान चुंबकीय गुण, अर्थात सब कुछ समान इनमें देखा गया है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये उसी कारण संभव हो सकता है जबकि लगातार रूप से इस कटकों से, यहाँ कटकों से जो कि लावा निकलता है वो लगातार रूप से निकले और दोनों तरफ विस्तार उनका होता जाए। ठीक है बच्चों, उनका दोनों तरफ विस्तार होता जाए और ये लगातार रूप से और ज़्यादा इनमें विस्तार पाया गया। इस कटक, यदि हमने इसको कटक बताया तो इस कटक के दोनों ओर समान रूप से इनमें विस्तार हो गया। तो पुरातन समय में बच्चों यहाँ पर देखा कि पुरातन समय में जेड का निर्माण हुआ, फिर वाई का निर्माण हुआ, दोनों एक साथ। अब x का निर्माण हो रहा है, फिर इसके कुछ समय बाद और किसी का निर्माण होगा। यहाँ पर मैंने नाम दिया है बच्चों इनको, वैसे ही ये ऐसा कोई फिक्स नाम नहीं है, मैं उदाहरण के द्वारा बता रहा हूँ। दोनों तरफ समान चट्टानों का निर्माण हो रहा है और जब निर्माण हो रहा है साथ में नई चट्टानों का निर्माण हो रहा है और पुरानी पीछे जा रही है, पुरानों में विस्तार हो रहा है। ठीक है बच्चों, महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में सामान्य चुंबकत्व ध्रुवण पाई जाती है तथा ये चट्टानें नवीनतम हैं। जो यहाँ इसके समीप है वो नवीनतम है, इससे पुरानी यहाँ होगी, इससे पुरानी यहाँ होगी। ठीक है, इस प्रकार की चीजें यहाँ पर देखी गई है। कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु भी अधिक है। जो कटक है इससे जितने ज़्यादा दूर हम जाएंगे, जितनी ज़्यादा दूरी पर जाएंगे उनकी आयु भी अधिक दिखती जाएगी। लगातार रूप से इनमें समानता हम देख सकते हैं। तीसरा है महासागरीय परपटी की चट्टानें महाद्वीपीय परपटी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नहीं है। महासागरों की जो चट्टानें वो नई है बजाय के महाद्वीपों की चट्टानों के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि महासागरों की जो चट्टानें हैं उनका निर्माण लगातार रूप से हो रहा है और उनमें विस्तार हो रहा है, उनमें प्रसरण हो रहा है और नई बनती जा रही है और धीरे धीरे वो पुरानी पीछे की ओर हटती जा रही है। ठीक है बच्चों, महासागरीय परपटी की चट्टानें कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। यहां पर जो कटक है वहां हमने देखा कि 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी कहीं भी परपटी नहीं है, यह भी देखने को मिला। और चौथा है गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर है, जबकि मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप उद्गम केंद्र कम गहराई पर विद्यमान है। जो भूकंप जो केंद्र है, जो भूकंप केंद्र होंगे वो कहाँ होंगे? महासागरों में कम गहराई पर ही उपस्थित होंगे, यह भी यहाँ पर देखा गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यह बताया जा सकता है इन उदाहरणों के द्वारा और इसके आधार पर इन सब चीज़ों को देखने के पश्चात ही हैरी एस महोदय इस सिद्धांत पर आए कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की संभव हो सकता है कि कटकों से क्या होगा, कटकों से विस्तार हो रहा है, नया लावा निकलता जा रहा है नीचे से,
पृथ्वी की सतह के नीचे से अधे स्तर से नया लावा निकल रहा है और लावा निकलने के बाद वो उसमें धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, प्रसरण हो रहा है और दूसरा नया निकल रहा है, फिर वो पुराना होकर के विस्तार हो रहा है, फिर नया निकलता है। इस प्रकार से लगातार रूप से अनवरत रूप से यह प्रक्रिया चली हुई जा रही है। इसे ही हम क्या कहेंगे बच्चों, सागर नितल प्रसरण कहेंगे। तो आज की क्लास में हमने 2 सिद्धांत पढ़े बच्चों। अगली क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत पढ़ेंगे जो कि वर्तमान समय में न केवल पर्वतों का निर्माण बल्कि दूसरे ज्वालामुखी, भूकंप, महाद्वीपों का निर्माण, ये सभी सिद्धांतों का समेकित जो सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, उसके बारे में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।